गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिवाली पिक्स, जो अभी दिवाली आ रही है उसके लिए 3 पिक्स जो स्टॉक्स होंगे जो अगले 1 सालों में बहुत अच्छा करने की उम्मीद है, बहुत अच्छे कर सकते हैं ये स्टॉक, इसमें बहुत सारा दमखम है। तो हम 3 स्टॉक की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर आई गो इनटू दिस 3 स्टॉक, आई जस्ट वांट टू हैव अ वेरी प्योर डिस्कशन ऑन दिस दिवाली पिक, बिकॉज आजकल आप देखोगे ये सारे सोशल मीडिया हो या यूट्यूब्स हो, सब सारी जगह पर ये बोलबाला है कि मेरे दिवाली पिक्स ऐसे थे, मेरे लास्ट ईयर में ऐसा था, इस ईयर में ये डबल हो गए और इस ईयर में ट्रिपल हो गए। तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे क्या सही में ऐसे स्टॉक लेके या ऐसे बोरोड कन्विक्शन लेके हम अपनी वेल्थ को बना सकते हैं या नहीं है। एक आप बात समझो कि कोई भी बंदा अगर आपको बता रहा है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन, कि भाई ये दिवाली पिक्स हैं, ये ले लो और अगले सालों में बहुत अच्छे तरीके से 1 साल में ग्रोथ हो जाएगी तो आप वेल्दी बन जाओगे, और ये आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो जो कन्विक्शन है वो उस बंदे का कन्विक्शन है। भले ही आप मुझे पसंद करते हो तो आप मेरी बात सुनोगे, लेकिन आपको सुनना सबका है, सब यूट्यूबर का सुनना है, सब सोशल मीडिया से ज्ञान लेना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन अपना भी नॉलेज उसमें ऐड करके ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं, इसके बिजनेस मॉडल हाँ ये सही है कि नहीं, उसको कंसिडर करते ही हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी भी बोरोड कन्विक्शन से आप वेल्दी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक लिया और मान लो कि वो बढ़ गया 50% और स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसका सीईओ छोड़ के चला गया, उसके ऊपर आईटी का रेट पड़ गया, इनकम टैक्स का रेट पड़ गया, बिजनेस में कोई फ्लॉ चल गया, कोई भूकंप हो गया और आप पकड़े रहते हो, वो बंदा जो जिसने आपको बताया है तो वो सेल करके निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी एंकर का ही देख लो, हर रोज वो मल्टीबैगर अपने टीवी में बताते रहते हैं। इट्स वेरी हार्ड लाइक टू हैव एन मल्टीबैगर एवरी डे, तो एवरी डे वो मल्टीबैगर बताते रहते हैं। लेकिन हमें यह सोचना है कि इतने साल से तो मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं वेल्दी हो गया? 2-3 साल से तो बुल मार्केट चल रहा है, कितने लोगों ने पैसा बनाया बुल मार्केट में? बहुत ही कम लोगों ने पैसा बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोरोड कन्विक्शन के ऊपर स्टॉक लिए हैं, उसको स्टॉक को रखे हैं बहुत सालों तक और उसमें फंस गए हैं। तो इसीलिए वो बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा अटका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का उदाहरण ले लो, कोटक बैंक का उदाहरण ले लो। टीवी पे आके बहुत सारे लोगों ने ये स्टॉक रिटेलर को चेप दिए है और वो स्टॉक 3 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बेचारा रिटेलर अटका पड़ा हुआ है, यार मैं बेचूं तो क्या करूं, मेरा लॉस हो जाएगा। उसको ये भी कोई गाइड नहीं कर रहा है कि हाँ ये लॉस लेके तुम अगर 10,000 का लॉस है तो वो दूसरे स्टॉक में डाल के तुम 40,000 रुपये कमा सकते हो, ये कभी उसको नहीं बता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बोरोड कन्विक्शन से कभी भी आप बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो किसी का बोरोड कन्विक्शन है। इसीलिए आपको सच में अगर वेल्दी बनना है तो आपको इक्विटी रिसर्च में आना पड़ेगा, हर समय पे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, हर समय में नॉलेज लेना होगा। जैसे मेरा वीडियो चैनल है, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि आप खुद से कैसे इक्विटी रिसर्च में अच्छा काम कर सकते हो। आप खुद से ही एक स्टॉक पकड़ लो, मेरा कुछ सुन लो कि हाँ यार ये बोलता है ये पी ऐसा है, इसका ग्रोथ ऐसा है, अच्छा ठीक है मैं इस स्टॉक में देखता हूँ कि अभी ग्रोथ कैसा है, पी कैसा है, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, ये बंदा क्या बोल रहा है, सबका सुनो, लेकिन अपना क्रिटिकल थिंकिंग उसमें ऐड करो और सोचने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपको सक्सेस करना है इस स्टॉक मार्केट में तो हार्डवर्क बहुत लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। आप अगर अपने मोबाइल पे जाके देखोगे, आपका स्क्रीन टाइम है वो 6 to 7 आवर्स है, उसमें से थोड़ा सा टाइम कम करो और इक्विटी रिसर्च में दे दो। ये आपको दिवाली पिक की इसकी वगैरह जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं दिवाली पिक नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना आपके कोई स्टॉक के इसमें आपके प्रॉब्लम्स है तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट। अगर उसमें मेरी कोई सलाह है कि बाय करने की, होल्ड करने की या सेल करने की, तो आई थिंक आई विल ट्राई टू गिव यू एन हेल्प ऑन दैट केस। तो वापस आते हैं बोरोड कन्वेक्शन। तो बोरोड कन्वेक्शन का एक पॉइंट हुआ, दूसरा एक पॉइंट है एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर का। देखो एक सिंपल सी बात है, हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, कभी म्यूचुअल फंड वाले को पूछते भी नहीं है कि यार तुम मेरे इसमें कौन से म्यूचुअल फंड डाल रहे हो, कौन से म्यूचुअल फंड का IRR कैसा है। बहुत सारे लोगों को IRR का कंसेप्ट भी मालूम नहीं है, जितने भी बड़े लोग मैं देखता हूँ उनको IRR का कंसेप्ट ही मालूम नहीं है। वो कभी पूछते ही नहीं है कि इस फंड का NAV कैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे डालते चले जा रहे हैं, और ये टीवी और सोशल मीडिया में जो हमें बताया गया है हमें कि यार वेल्थ तो बनती रहेगी, तुम SIP करते रहोगे, तो इससे ना हम किसी को सेल हो चुके हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड।
तो म्यूचुअल फंड सही है और इसके सारे जो ऐड निकलते हैं, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि यार ये तो पैसिव हुआ ना, मतलब हम तो मैं जॉब पे जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं SIP डालूंगा और मैं तो वेल्दी बन जाऊंगा बहुत कम समय में। तो ऐसा जल्दी होता नहीं है, क्योंकि आप तो भीड़ के साथ ही लगे हो, मतलब आप भी SIP कर रहे हो, कोई मेरा दोस्त भी कर रहा है, बाकी भी लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार मतलब सब भेड़चाल में तो मतलब सब तो वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि वेल्दी का मतलब है कि भाई पिनाकल है, एवरीवन कैनॉट बी रीच एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ में सब लोग रीच नहीं बन सकते, कोई एक या दो ही बनता है। पिछले बुल मार्केट में अगर किसी को पूछोगे, जैसे एस इन्वेस्टर्स हो गए, बसंत महेश्वरी साहब हो गए, या आशीष कचोलिया हो गए, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, और तुम लोग मतलब हम तो लगे हुए हैं, मतलब ये स्टॉक खरीदो, ये बेचो, ये करो। तो यही मेरा कहना था कि एक्टिव इन्वेस्टर बनो, मतलब स्टॉक में क्या चल रहा है, अगर मुझे रात में भी मेरे पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक अगर मुझे बता देना यार इसमें ये हो रहा है, तो मैं बता दूंगा कि यार इसमें ये नहीं है, इसमें ये है। कल मैंने बिजनेस अपडेट इसका पढ़ा था और मैंने इसकी CEO की कमेंट्री भी पढ़ी है। तो ये होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। अपना जो थोड़ा टाइम है वो स्क्रीन टाइम को कम करके अपना थोड़ा टाइम इक्विटी रिसर्च में लगा दो, क्योंकि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले समय के लिए आप अच्छा बन सकते हो। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। मैं तो प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, लेकिन अब ये देखो, फाइनेंशियल वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस की डिग्री ज़रूरत है, या मुझे कुछ आता नहीं है, मेरी इंग्लिश कम है, या मेरा नॉलेज जो है वो कम है, इसीलिए मैं इस सेक्टर में काम नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा, मैंने देखा हुआ है 12 पास के बंदे भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सीखने की हमें आदत होनी चाहिए, हमें सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना आप अच्छा सीखोगे, PE रेशियोज़ क्या है, फंडामेंटल क्या होते हैं, बैंक में इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्रोथ क्या होती है, कंपाउंडेड CAGR क्या होता है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में अच्छे वर्कशॉप्स है, उसको ज्वाइन करो, उससे सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये दिवाली पिक वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ये जो मिथ था ना कि मैं तो 10 साल से HDFC का इन्वेस्टर हूँ, तो ये चला गया है। अभी क्या है ना, अभी इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है ना, मेरे व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है वो 1000 लोगों के पास भी जा रही है। तो कोई स्टॉक में कहीं अगर अपडेट आ रहा है, या कोई स्टॉक में बुरा अपडेट आ रहा है, तो सब जगह फैलता है वो। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंटरनेट की कैपेसिटी कम थी, इंटरनेट इतना बूम नहीं था, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन फ्लो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता नहीं था। तो जब तक ये बंदा सेल करता था, ये बंदा इन्वेस्टेड ही रहता था। अभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कोई स्टॉक अच्छा करता है तो 7-8%, 10%, 15% बढ़ जाता है। कोई स्टॉक बुरा करता है तो भाई वो 5%, 6%, 7% जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वोलेटिलिटी का जो बीटा था, वो 2%, 3% से स्टॉक गिरते थे, ऊपर जाते थे 2% से 3% से जाते थे। लेकिन क्या है, आजकल अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ही नहीं है। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो वैल्यूएशंस भी उसके हाई है। वो इसकी वजह से है क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो, भाई इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है ना कि इस भेड़चाल में आप अगर ये सोच के बैठे रहोगे कि मेरा तो 10 साल का व्यू है, मेरा तो 15 साल का व्यू है, इससे आपकी वेल्दी नहीं बनोगे। क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो रही है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट भी टैक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, टैक्स बढ़ाया गया है लॉन्ग टर्म LTCG में। तो हमें डाइवर्सिफाई भी हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 10 साल से HDFC का इन्वेस्टर हूँ तो मैं इन्वेस्ट करता ही चला जाऊँ। HDFC एक ऐसे नाम ले रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे फंसते चले जा रहे हैं। तो मतलब वे फंसना नहीं है, एक्टिव इन्वेस्टर होना है, देखना है, बिजनेस मॉडल का समझना है। हमारे जैसे लोगों का वीडियो सुनो, किसी और का भी सुनो, बहुत सारे लोग इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके भी स्टॉक मार्केट में काम करने की कोशिश करना। तो क्या होगा, आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बनोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी आप दे पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन यही है कि आप भी वेल्दी बनो, और आपके साथ अगर 4 लोग भी आगे बढ़े ना, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू यू एज अ पर्सन। ठीक है, तो और एक बात, ये हम वापस आते हैं आपके दिवाली पिक के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में, देयर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। तो पहली मेरी पिक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बोलोगे यार तुम तो PSU के बारे में इतना तो बोलते नहीं हो, लेकिन मैंने पूरे PSU सेक्टर्स के बैंक हो या इसमें जो रेलवे सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है इसमें देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वैल्यूएशन भी आप देखो, और उनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है आप देखना, उनके बिजनेस अपडेट आए हैं, 44% की प्रॉफिट की ग्रोथ है उनकी सेल्स में। मतलब टोटल एडवांसेस है 16% से YY% से ग्रो किए हैं इस बैंक ने। और इस बैंक का जो 3 सेगमेंट है, एक तो एग्रीकल्चरल है, रिटेल है, MSME है और कॉर्पोरेट है।
तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल लोन में जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रिटेल लोन में ना आपके एनपीए जीएनपी का इशू इतना नहीं आता है जितना कॉर्पोरेट्स में आता है। कॉर्पोरेट को आप दे दो, वो पैसा नहीं वापस देता, लेकिन ये गरीब जो किसान होते हैं, एग्रीकल्चरर्स होते हैं, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उनसे गोल्ड लेते हैं। मतलब गोल्ड लोन का जो परसेंटेज है ना, वो इनके बुक्स में बढ़ रहा है। और इंडिया में आप देखो कि लोगों के पास गाँव में जाओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में भी काम करती है, लेकिन 50% से ज़्यादा उसके जो ब्रांचेस है वो महाराष्ट्र के बाहर भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र रिलेटेड बैंक है, ये पूरी इंडिया में पैन इंडिया बेसिस के ऊपर इसका ब्रांचेस है। और अगले 5 साल में वो 5000 बैंक ओपन करना चाहते हैं, और अगले साल में कुछ 1000 बैंक ओपन करने का उनका माइंडसेट है। ठीक है, तो बैंक की एक्सपांशन अच्छी है। इसका आरओई का परसेंटेज देखो, दैट इज ब्यूटीफुल। 26% का आरओई किया है इस साल में, सॉरी इस लास्ट ईयर Q2 YOY से लेकर अभी Q2 YOY से लेकर, तो 26% का आरओई किसी भी बैंक का नहीं है। आप अगर देखोगे बहुत सारे HDFC और कोटक, ICICI, एक्सिस, इनका भी थोड़ा थोड़ा कम है। इसका अच्छा ये नहीं है आरओई। और रिटर्न ऑन एसेट वो देखोगे 1.74 ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस टू बुक रेशो तो विद इन 2 है। उसकी प्राइस बुक वैल्यू कुछ आई थिंक मुझे लगता है 34 ऐसा कुछ है। और जो पी रेशो है वो भी 10 के अराउंड है। पी रेशो के हिसाब से देखते नहीं है, प्राइस टू बुक से देखते हैं फाइनेंशियल और बैंक को। ठीक है, और इसमें जो प्राइस टू बुक है वो 2 से कम है। ग्रोथ अच्छी है, अगले कुछ सालों में वो बोल रहे हैं मैं 15-16% से अच्छी तरह से बैंक को ग्रो करूंगा। जो PLI स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है, वो मोस्टली ये महाराष्ट्र में अभी जो लाड़की बहन योजना जो की हुई है, उनका बहुत सारा जो पेमेंट वगैरह, ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन बैंकों से होता है। तो इन बैंकों को बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि ये बैंक प्रीमियम लेड करते हैं। और आप अगर देखोगे एडवांसेस, लोन एडवांसेस जो इंपॉर्टेंट केस है, तो वो भी 16% से बढ़ा है YOY बेसिस के ऊपर। और लोन एडवांसेस बढ़ रहे हैं। GNPA का नंबर सबसे कम है, मतलब एसेट क्वालिटी अच्छी है, लोन बुक अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया पूरे रिजल्ट में कि मैं कहूँ कि भाई यार दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, PSU है, मानता हूँ मैं PSU है, लेकिन PSU होने के बावजूद भी 54 पे कुछ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी फॉर दिस स्टॉक टू हैव अ ह्यूज वेल्थ फॉर द पीपल। जस्ट आपको इसके इन्वेस्टेड रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। दैट इज़ द वन थिंग। ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह रहा है कि मैं अगले कुछ सालों में 15 या 16% से भी ग्रो करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि FII ने भी अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, DII ने बढ़ाई है, और पब्लिक का परसेंटेज भी कम है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस बैंक इज वेरी गुड कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपेयर टू ऑल दिस HDFC बैंक का लोन एडवांसेस कितना है पता है? इतना बड़े हाथी का 7% है। कल कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आए, 5% की लोन बुक ग्रोथ की है। ठीक है, तो ये लोन बुक ग्रोथ है। तो इस बैंक का तो लोन बुक ग्रोथ 18% है कुछ। तो अभी लास्ट ईयर में कुछ दिया था उन्होंने, कुछ लोन एडवांसेस जो दिए थे 18% से है। तो इनका जो बुक है, लोन बुक है, उसमें एग्रीकल्चरल है, गांव मतलब विलेज में, तहसील में ये बैंक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बहुत सारा पेनिट्रेशन महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में GDP ग्रोथ अच्छी है बाकी स्टेट से, वेल्दी लोग हैं, तो जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो इसको मद्देनज़र देखते हुए इस स्टॉक में बहुत अच्छी डिमांड बन सकती है। और एक पॉइंट था, NIM के नंबर भी अच्छे थे, NIM इंक्रीज हुआ है, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.98% से भी बढ़ा है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। नाउ सेकंड पिक के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में बहुत अच्छी बैंक है, क्योंकि वो 21% से लोन बुक को अपने ग्रो कर रही है। और इसका जो मतलब CEO और MD है मिस्टर वैद्यनाथन, ही हैज़ अ ह्यूज बैंकिंग गुड एक्सपीरियंसेस, ही हैज़ डन वेरी वेल इन द ICICI एंड ऑल दिस प्रीवियस बैंकिंग। सो ही इज डूइंग फिनोमिनल जॉब। इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और ये कंसिस्टेंटली अपने बुक को बढ़ा रहे हैं। कासा डिपॉजिट रेशो 46.6 है। कासा परसेंटेज जो रेशो होता है, जो करंट और सेविंग अकाउंट होता है, वो भी अच्छे तरीके से उन्होंने बढ़ाया है। और आप अगर देखोगे 53,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब मिड कैप बैंक है बोलोगे आप। 11-12% का ROE है, बट देर इज अ ह्यूज स्कोप टू इम्प्रूव देम, एंड दे मिस्टर वैद्यनाथन इज वर्किंग ऑन इट टू इम्प्रूव दी ROE साइड। ROE भी अच्छा है, ROA जो रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं वो भी अच्छा है 2% की इस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। ओनली लास्ट क्वार्टर में उनका जो पैट का ग्रोथ था वो डिक्लाइन किया था 11% से।
क्योंकि उन चेन्नई में उनके ब्रांचेस में, मतलब चेन्नई में फ्लड आया था और चेन्नई में जो IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांचेस है वहाँ ने लोगों को लोन दिया था, तो वो लोगों का रिकवरी नहीं आया अभी गवर्नमेंट की वजह से। अभी फ्लड आ गया, इशू आ गया, जिसकी वजह से उसका जो माइक्रो फाइनेंस लोन था, टोटल लोन बुक का 6% ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक इज अ माइक्रो फाइनेंस लोन। और माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आने की वजह से इनको प्रोविजन ज़्यादा करना पड़ा, तो प्रोविजन उन्होंने ज़्यादा किया, इसीलिए प्रोविजन में लास्ट ईयर Q2 से अभी Q2 तक 109% की ग्रोथ हुई है। जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर, मतलब वो अपने प्रॉफिट में से ही जाएगा ना, वो कहाँ से जाएगा पैसा, जिसकी वजह से प्रॉफिट डीग्रोथ हुआ है। लेकिन मिस्टर वैद्यनाथन ने कहा है कि ये वन ऑफ टाइम ये है, ऐसा लगता है कि अगले एक क्वार्टर में मुझे लगता है और थोड़ा सा पेन रहेगा, लेकिन यहाँ से मतलब स्टॉक की प्राइस है कुछ 70, तो यहाँ से डाउन साइज बहुत ही कम लगता है, मैक्सिमम 5% 10%, बट द स्टॉक इज वेरी गुड। रिटेल के लिए बहुत अच्छा है, इसकी वैल्यूज कम है, सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर दिस बैंक टू ग्रो। और तीसरे पिक पे आते हैं जो एसेट मैनेजमेंट सेक्टर से कायम है, जिसका नाम है एंजल वन। अब आप कहोगे एसेट मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हो, ये तो ब्रोकिंग है। अरे यार ब्रोकिंग है, लेकिन अपना वो स्टांड चेंज कर रहे हैं, अभी ब्रोकिंग से लेके वो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहे हैं। और जितने भी इंडिया में लोग जो ये बैठे ना, ये अपना ट्रेडिंग करते हुए जितना वॉल्यूम गेम खेल रहे हैं ना, लोगों को ये समझ में नहीं आता कभी यार इससे बजाय मैं एंजल वन में इन्वेस्ट करूँ, वो तो मुझे बहुत पैसे बना के दे जा रहा है। मतलब ये जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उसका अभी वो ब्रोकरेज बढ़ा रहे हैं, मतलब 20 रुपए से वो ब्रोकरेज बढ़ा रहे, इसका सीधा सीधा फायदा एंजल वन को होगा। एंजल वन जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अपने ब्रांचेस खोल रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसका जो ग्रोथ है 45% का इंजन है, वो 45% से वो अपने बुक को बढ़ा रहा है, मतलब अपने जो सेल्स को बढ़ा रहा है इन शॉर्ट। और प्रॉफिट भी अच्छा है उनका 30%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ROE का परसेंटेज 40% से है। और दिनेश ठक्कर जो इसके CEO है, ही इज़ डूइंग फंटास्टिक जॉब। ही इज सेइंग हम किसी का जीरोदा का या 5 पैसा का किसी का अभी मार्केट शेयर नहीं खींच रहे, मार्केट ही इतना बड़ा है तो हम उसमें गोता लगा रहे हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। उन्होंने कहा है कि अगले डिकेड तक हम 25% से ग्रो करेंगे। थोड़ा बहुत सेबी के ऊपर रेगुलेशन आती है तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट आप उसके रिजल्ट देखो, Q2 25 के रिजल्ट मुझे लगता है सबसे बेहतरीन रिजल्ट मैंने जो अभी जितने भी रिजल्ट पढ़े हैं उसमें एंजल वन के थे। एंड दैट्स वाई स्टॉक जो था 18% से अप था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है एंजल वन के ऊपर, आपको देखना चाहिए, तो आप इसमें डिटेल में एंजल वन के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हो। तो वो जो वीडियो है मैं अपने लिंक में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो थोड़ा मैं समरी देता हूँ। तो मैंने इसमें एक ही कहा है कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी और को। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दिवाली पिक मैंने जो दिया है वो it's just for your recommendation. There is no any buy or sell recommendation. It's just for your help for your portfolios. ठीक है, अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपके कोई कमेंट्स है, अगर आपके कोई स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना. So I will try to help you on that one. So thank you very much and everyone have a nice Sunday and enjoy. Thank you very much.